एक फिल्म आई थी, नाम था डॉन ऑफ जस्टिस, और मेरे जैसे गंवारों के लिए सुपरमैन वर्सेस बैटमैन। उसका एक डायलॉग है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। हिंदी में बोले तो कि जो शक्तियां होती हैं वो आपको भ्रष्ट बनाती हैं, और संपूर्णतः शक्तिमान व्यक्ति पूर्णतः भ्रष्ट होने के लिए अधिकृत होता है। तो ताकि आपके आसपास के जो शक्तिशाली लोग हैं, शक्तिमान लोग हैं, वो भ्रष्ट ना हो, इसीलिए हमारी ये सीरीज है टिप्पा लीगल, जिसमें यहाँ एक काबिल आदमी आते हैं जो मेरे मित्र हैं, LLM हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, जो हमें लीगल ज्ञान देते हैं, कानूनी सलाह बताते हैं, अलग अलग विषयों पे हमारा बौद्धिक चेतना का विकास करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो ऐसे ही शक्तिमान लोगों पे है जिनके पास ये ताकत है कि वो आपको उठा के हवालात में बंद कर सकते हैं। तो आज बात करेंगे अरेस्ट की और उससे जुड़े जो प्रोविजंस हैं, FIR इन सब की, है ना, इस पे हम लोग बात करते हैं। तो मोहित भाई, सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि अरेस्ट होता क्या है। जैसे मुझ जैसे जो सामान्य लोग हैं, जो ऐसा पिक्चर मैं तो सामान्य नहीं, मैं तो लीगल नॉलेज है, मैंने लॉ किया हुआ है भाई सब बेइज्जती मत करो तो मुझे, पर जो सामान्य लोग हैं उनके लिए अरेस्ट मतलब वही जो पिक्चर में वो देखते हैं, यू आर अंडर अरेस्ट, ऐसा गोली दिखाई और ऐसा हथकड़ी दिखा दी और अरेस्ट हो गया। तो अरेस्ट को थोड़ा और विस्तृत रूप से समझाना और संविधान के परिप्रेक्ष्य में उसको समझाना, आर्टिकल 21 के परिप्रेक्ष्य में, वो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि ना लोगों को पता चले क्या है, तो थोड़ा उस पर विस्तार में बताइए। अरेस्ट का प्रोविज़न जो है, अरेस्ट के बारे में सेक्शन 41 CRPC कहता है, माफ़ कीजिएगा, सेक्शन 46 CRPC कहता है कि अरेस्ट कैसे होगी। अच्छा। कि किसी पुलिस वाले के द्वारा किसी पर्सन को पकड़ना, एक्चुअली टच करना, मतलब हाथ से धर के पकड़ लिया एक तो, पकड़ना, कन्फाइन करना, उसको बंद करना, तब जब उसने अपने आप को सबमिट ना कर दिया हो तब वो कर सकता है, अदरवाइज उसको उसी तरह अरेस्ट करेगा। ठीक है, मतलब जो सामान्य तरीका है, हाँ, सामान्य तरीके से अरेस्ट करेगा। लेकिन अगर उसने अपने आप को सबमिट नहीं किया है तो उसको हथकड़ी लगाएगा, पकड़ेगा और सारे मीन्स ऑफ फोर्स यूज़ करेगा जो वहाँ पर ज़रूरी होंगे। लेकिन इतना फोर्स यूज़ नहीं करेगा, एक एडुकेट जो है फोर्स यूज़ करेगा, ना कि उसका जो है मर्डर कर देगा, मार देगा, गोली मार देगा। अब जैसे मोहित भाई ने जो बात बताई, इससे एक केस लॉ जुड़ा हुआ है। मेधा पाटकर हैं, बहुत एक एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन हो रहा था, तो उसमें क्या हुआ था ना कि ये लोग आंदोलन कर रहे थे, उसमें बच्चे भी थे, महिलाएं भी थीं, सब लोग थे। तो पुलिस ने क्या किया था, इन लोग से कहा कि सबमिट किया जाए, तो इन लोगों ने नहीं किया, तो उनको घेर के ना और मतलब मारना पीटना शुरू कर दिया। तो जब कोर्ट तक ये केस गया ना, तो उसमें भी ये बात हुई कि ये भी एक फॉर्म ऑफ अरेस्ट है, जैसा आप बता रहे हो ना, और कि मतलब फ़ोन करके भी अगर आप किसी को बुला रहे हो और वो मतलब थाने तक चल कर आ जाता कर दे रहा है, सबमिशन अगर उसने कर दिया है कि हाँ ठीक है, मैं अरेस्ट करने के और अरेस्ट करवाने के लिए रेडी हूँ अपने आप को, तो अरेस्ट है, भले मुंह से बोल दिया, सबमिट कर दे मुंह से। अगर उसको मेंटल ही आ गया कि मतलब घर पे ही मान लीजिए, वो देखिए दो तरीके से होता है, बाई एक्शन और बाई वर्ड्स। अच्छा, ठीक है। अगर बाई एक्शन आपने जैसे घुटने टेक दिए तो आपने अरेस्ट सरेंडर कर दिया, एक तरह से सबमिशन दे दिया, और आपने मुंह से बोल दिया तो भी ये माना जाएगा, ठीक है। लेकिन महिलाओं के केस में उसका अरेस्ट सिर्फ महिला पुलिसकर्मी द्वारा ही किया जाएगा। वो भी 46 में ही है शायद, 46 में ही उसका प्रोविज़न दिया हुआ है, प्रोवाइजो के बारे में थोड़ा सा अभी और विस्तृत रूप से बात करेंगे। उसका प्रोवाइजो उसी में दिया हुआ है, और उसमें ये भी है कि सनसेट से और सनराइज के बीच में ही उसका अरेस्ट किया जाएगा। मोहित भाई, मैं चाहता हूँ ना इस महिला वाले मुद्दे पे ना हम थोड़ा और विस्तृत रूप से बात करें, तो हम आगे थोड़ा जब उस पर बात करेंगे तो थोड़ा सा और उस पर वो डालेंगे। अभी हम अरेस्ट की ही थोड़ी सी बात करते हैं। तो अरेस्ट को हम जब राइट टू लिबर्टी से कंपेयर करते हैं, है ना, आर्टिकल 21 से, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से बात करते हैं, तो जैसे हम ये कहते हैं ना कि केवल मतलब अगर आपके दिमाग में विचार भी आ जाता है कि आपकी लिबर्टी कर्ब हो रही है, ज़रूरी नहीं है कि आप सलाखों के पीछे जाएं। अगर आपको घर में भी ये चीज़ इंटीमेट कर दी गई कि आप घर में हैं, तो वो भी तो अरेस्ट शायद काउंट होगा। हाउस अरेस्ट होता है एक तरह से, आपको नज़रबंद कर दिया जाता है तो हाउस अरेस्ट है। लेकिन जो आर्टिकल 21 कहता है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो अगर प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के हिसाब से आप एक अपराधी हो
तो आप एक्सेप्ट हो गए ना उस चीज़ से, आप उसके अपवाद में आएंगे। हाँ तो अरेस्ट होना ठीक है, फिर आप प्रोसीजर्स के हिसाब से देखा जाए तो आप एक अपराधी हो, तो आपको अरेस्ट किया जाएगा वहाँ पर आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ज़्यादा रोल में नहीं होता है, वायलेट नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि आपने कर्म ही ऐसे किए हैं तो है। अच्छा, दूसरा मोहित भाई, मैं एक चीज़ और जानना चाहता था कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनको ये अधिकार है वो किसी को अरेस्ट कर सकते हैं, है ना? क्या मतलब केवल पुलिस ही अरेस्ट कर सकती है, या मैं, या जो कैमरे पीछे रवि बैठे हैं ये अरेस्ट कर सकते हैं, या आप एज अ वकील अरेस्ट कर सकते हैं? तो किसके पास ये अधिकार है जो अरेस्ट कर सकता है, उसके बारे में? सीआरपीसी में 3 लोगों को अरेस्ट करने का अधिकार दिया हुआ है। अच्छा, ठीक है। सेक्शन 41 जो बताता है कि पुलिस वाले को, कोई भी पुलिस ऑफिसर हो, ठीक है, उसको अगर कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलती है या रीजनेबल कंप्लेंट होती है या रीजनेबल सस्पिशन होता है किसी भी ऐसे पर्सन पर जिसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, या माफ़ कीजिएगा कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, अगर ये मिलता है, या नॉन कॉग्निजेबल भी किया है तब भी, तो उसको जो है, अगर कॉग्निजेबल किया है तो विदाउट वारंट कर सकता है, वो उसको अरेस्ट कर सकता है। और दूसरा जो सेक्शन 43 बताता है, वो आपका बताता है अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन, जैसे कि हमारी जनता और रवि जो है अरेस्ट कर सकते हैं, किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं उनके सामने। जैसे मान लीजिए रवि के सामने कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है, किसी पर्सन ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, ठीक है, या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किसी को भगौड़ा घोषित कर दिया गया है। अच्छा, ये 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको रवि तुरंत अरेस्ट करके पुलिस के पास ले जाएंगे, पुलिस ऑफिसर को दे देंगे जाकर के, अच्छा, हैंड ओवर कर देंगे। और अगर पुलिस ऑफिसर नहीं है कोई, तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर के दे सकते हैं किसी को भी। अच्छा, एक बात और मुझे बताइए कि जैसे मान लीजिए मैंने किसी को देखा कि इसने हीनियस क्राइम किया है, या कुछ भी, मतलब मेरे हिसाब से वो हीनियस हो सकता है, वो हीनियस ना हो, है ना, मैं दुश्मनी निकालने के लिए, है ना, मैंने पकड़ा, उसे पकड़ के तोड़ दिया, है ना, या मैंने उसके कपड़े उतरवा लिए कि सर्च एंड सीजर के लिए, है ना, तो क्या ये अधिकार भी मेरे पास है कि मतलब एकदम पुलिस वाला ही हो गया, मैं प्राइवेट पर्सन? नहीं, आप उसको तोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन एक रीजनेबल आप फोर्स यूज कर सकते हैं उसको पकड़ने के लिए। एक रीजनेबल जो फोर्स है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अब वही बात है कि आपके सामने कोई ऐसा अपराध कर रहा है, कोई लूट कर रहा है, बंदूक दिखा रहा है आपको, तो आप उसकी बंदूक छीन के उस पर तान सकते हैं बंदूक, ठीक है, वो तो फिर सेल्फ डिफेंस। हाँ, तो वही बात है। एक रीजनेबल से मेरा कहने का मतलब है कि युक्त होना चाहिए, कि जो वहाँ पर जरूरी हो उस तरह का आप फोर्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो अरेस्ट की बात हो गई, सारी बातें प्रोविजन। तीसरा जो है अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट है। अच्छा, सेक्शन मतलब एक पुलिस वाले द्वारा, एक प्राइवेट पर्सन द्वारा और एक मजिस्ट्रेट के द्वारा, ठीक है, एक सामान्य व्यक्ति, 3 लोगों के पास अधिकार है। अच्छा, मजिस्ट्रेट वाला वो पुलिस वाले की तरह ही है मोर लेस? मजिस्ट्रेट वाला जो है, जैसे मजिस्ट्रेट के सामने अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है, ठीक है, तो उसको ये अधिकार है कि वो खुद भी अरेस्ट कर सकता है या किसी को ऑर्डर दे सकता है कि उसको अरेस्ट किया जाए। अच्छा। दूसरा प्रोविज़न ये है कि अगर उसकी क्षेत्राधिकार में कोई भी ऐसा अपराधी है जो उसके क्षेत्राधिकार में, कि उसको वारंट दे सकता है, वो वारंट दे करके उसको बुला सकता है या वारंट उसके खिलाफ जारी कर सकता है, तो उसको भी वो अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, या ऑर्डर दे सकता है अरेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो 41 की जो बात कर रहे हैं ना, तो 41 में A, B, C, D ऐसे 4 प्रोविजंस हैं। तो 41A जो है वो अपीयरेंस है, कि मतलब जब आपको पुलिस फोन करे, बुलाए, तो आप थाने में या जो भी जगह है वहाँ जहाँ पर अरेस्ट नेसेसरी नहीं है, और वहाँ पर अगर पुलिस वाला आपको बुलाता है तो आप चले जाइए, और आपका जाना जरूरी होगा। अगर आप नहीं जाते हैं, उनकी कंडीशंस को वायलेट करते हैं, तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है। 41B प्रोसीजर है अरेस्ट, जो आपने पूरा बताया अभी, कहानी इतनी लंबी। 41C क्या है भाई, एक बार और बता दीजिए इन लोगों को। 41C बताता है कि जो पुलिस कंट्रोल रूम होने चाहिए एक सिटी में, एक शहर में और राज्य में कितने होने चाहिए। और 41D बताता है आपका जो आप अपने मर्जी का वकील आप अपॉइंट कर सकते हैं इन ड्यूरिंग इंटरोगेशन। हाँ, ये चीज़ ड्यूरिंग इंटरोगेशन आपका वकील होना चाहिए, लेकिन जब इंटरोगेशन हो रही हो तब वो वकील आपके साथ नहीं। यही साला ऐसा पिक्चरों में नहीं दिखाते कि आप देखिए वो ऐसा बैठा रहता बगल में, ऐसा बगल में वकील बैठा रहता है। इंटरोगेशन जब होगी, पुलिस वाले जब आपसे पूछताछ करेंगे, उनके इंटरवल्स में आपको अपने
वकील से मिलने का अधिकार होगा। हाँ। लेकिन इंटरोगेशन के बीच में आपके साथ आपका वकील नहीं अच्छा, बैठा जैसे अंग्रेजी पिक्चर में दिखाते हैं कि ऐसा वकील बैठा अंग्रेजी पिक्चर सीआरपीसी से गवर्न नहीं होता। नहीं मतलब एक बात मैं कह रहा हूँ, नहीं, हम लोग वैसे ही सोचते हैं ना कि मतलब जो कार्रवाई होती है वैसी होती है कि ऐसा बगल में वकील बैठा रहता है, सामने पुलिस वाला बैठा रहता है ना, और वो पुलिस वाला कहता है कि हाँ इस सवाल का जवाब दो, तो मेरा वो वकील कहता है मेरा मौके लिए बोलने के लिए अधिकृत नहीं है, वो नहीं देगा। तो ऐसा नहीं हो सकता ना, मतलब बीच में जब इंटीग्रेशन करेगा वो मतलब मुझे लगता है कि बड़ी भ्रांतियां बहुत फैली हुई हैं लॉ को और लीगल पैराडाइम को लेके। और देखिए आप फिल्म को एक समाज का आईना देख सकते हैं, हाँ। लेकिन सीआरपीसी फिल्मों से नहीं चलेगी। ये बड़ी बात, बढ़िया बात कही है भाई ने कि सीआरपीसी जो है फिल्मों से नहीं चलती है। हाँ, इसके बाद मोहित भाई इतनी बात हुई हमारी। अब दूसरी बात ये है कि मान लीजिए कि ये सारे प्रोसीजर को कोई पुलिस वाला है, कोई व्यक्ति है, उसके साथ अन्याय हो रहा है, उसको नहीं ये सारे फॉलो कर रहा है, ऐसी स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? वो किससे कंप्लेन कर सकता है, कहाँ जाके बात कर सकता है? और एक चीज़ मैं उससे पहले थोड़ा और बता दूं कि 42 जो है सीआरपीसी, हाँ, अगर अपना नाम नहीं बताएंगे आप, पुलिस वाला आपसे पूछे आपका नाम क्या है और अपना नाम नहीं बताएंगे, तो पुलिस वाले को ये अधिकार है कि आपको उठा के बंद कर देगा। तो कभी पुलिस वाला अपना नाम पूछे और अपना नाम रेसिडेंट आप बता दीजिएगा, काबिल मत बनिएगा, ना उठा के जो है वो जेल में बंद कर देता। वैसे मुझे लगता है थोड़ा सा अतिशयोक्ति नहीं है? थोड़ा सा नहीं, जैसे ऐसे ही किसी को नहीं, हाँ, जिस पे शक हो पुलिस वाले को। अच्छा, अब राह चलते किसी को थोड़े हाँ, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, ऐसे नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? अगर किसी पर सस्पिशन है पुलिस को, हाँ। और वो उससे पूछता है कि उसको लगता है कि इसने कोई अपराध किया है, हाँ, हाँ। ठीक है, उससे पूछता है कि आपका नाम क्या है, हाँ। या अपना एड्रेस बताइए, आप अपना एड्रेस बताइए। हाँ। तो अगर उसने बताया और पुलिस वाले को लगता है कि उसने नहीं गलत बताया, या नहीं बताता है या गलत बताता है, ऐसा पुलिस वाले को लगता है, तो उसको वो अरेस्ट करने का अधिकार रखता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो पता करेगा कि उसके द्वारा बताया हुआ सही, उसके द्वारा बताया गया एड्रेस सही है, उसका नाम सही है, तो तत्काल प्रभाव से उसको छोड़ देगा। अच्छा, इसके बाद हमारा जैसे 42 हो गया, अब मान लीजिए एक व्यक्ति हो गया अरेस्ट, है ना, अरेस्ट होने के बाद उसके क्या क्या अधिकार है ना, अब तो जेल में पड़ा है, अब उसके बाद वो क्या, अभी तो बात चल रही थी। उससे पहले मैं सेक्शन 45 जो आर्म्ड फोर्सेस के राइट्स हैं उनके बारे में बात करता है कि जैसे कोई आर्म्ड फोर्सेस का कोई भी सैनिक है या आर्म्ड फोर्सेस का कोई भी व्यक्ति है, उसको अपनी जो ऑफिशियल ड्यूटी के ड्यूरिंग अगर वो कोई काम करता है या कुछ भी ऐसा ऑफेंस हो जाता है उससे, तो वो सीआरपीसी से गवर्न नहीं होगा। सेक्शन 41 से 44 तक के प्रोविज़न उस पर लागू नहीं होंगे। ठीक है, और उस पर लागू तब होंगे जब सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन ले ली जाएगी। अच्छा, हाँ, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन ली जाती है तो वो उस पर लागू किए जाएंगे। अच्छा, ठीक है, तो फिर ये आर्म फोर्सेस वाली बात हुई। अब वही वाली बात जो हम कर रहे थे कि एक बार व्यक्ति मतलब हो गया, जेल चला गया, अब उसके क्या क्या अधिकार हैं, अब वहाँ से वो क्या कर सकता है? पुलिस ब्रूटैलिटी से लेके जो बातें हैं, पुलिस ब्रूटैलिटी वैसे बड़ा सब्जेक्ट है, वो हम बाद में कभी उसको कवर करेंगे। जी, पर वो अब उसके अधिकार क्या होते हैं? देखिए, अगर आप अधिकार की बात करेंगे तो सबसे बड़ा केस जो एक नाम सामने आता है, DK बसु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल का। 1997 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की थी। तो उसमें सबसे पहली चीज़ बताई थी कि जब कभी भी पुलिस वाले किसी को अरेस्ट करेंगे तो उसकी जनरल डायरी में रिपोर्ट बनाएंगे। जनरल डायरी मतलब पुलिस वालों की एक डायरी होती है, उसमें भी एक रिपोर्ट बनाएंगे। ठीक है, और जो उसके द्वारा प्रतिनिधि होगा, जो अरेस्टेड पर्सन का प्रतिनिधि होगा, उसको भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है, कि वो कहाँ अरेस्ट करके कहाँ रखा गया है और क्या अधिकार हैं उसके, मतलब क्या उसको भी जानने के अधिकार है ना, कि किस तरह से उसको अरेस्ट किया गया है, किन प्रोविजन में अरेस्ट किया गया है। मतलब अरेस्ट होकर जब वो जेल जाएगा। जी, जेल में यहाँ पर आपको रोकूंगा कि वो पुलिस हिरासत में जाएगा। अच्छा। पुलिस हिरासत में जाएगा, फिर ठीक है, उसको 24 घंटे के अंदर अगर इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती है तो वो मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा 24 घंटे के अंदर। सेक्शन 57 बताता है, जो बताता है ये कि 167 सीआरपीसी ये बताता है कि अगर मजिस्ट्रेट, अगर कोई इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे के अंदर कंप्लीट नहीं हुई है तो मजिस्ट्रेट उसके इन्वेस्टिगेशन को या उस पे जो कस्टडी है, पुलिस कस्टडी है, उसको बढ़ा देगा। अच्छा। लेकिन वो 24 घंटे के अंदर अगर उसको ले गया है वहाँ, तभी वो होगा। या अगर 24 घंटे से ऊपर हो गया है तो एक आपने रिट सुनी होगी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। अच्छा, वो जय भीम वाली है।
जय भीम वाली जी कह सकते हैं है ना, आप जय भीम जी। पिक्चर में जैसे जैसे उसमें भी बताया गया था आपकी जो दृश्यम फिल्म है, हाँ, हाँ, हाँ। दृश्यम फिल्म में भी इसका जिक्र किया गया है। अच्छा, है भी ठीक है, फिलहाल मैं उसके बारे में एक सेपरेट हाँ, वो वीडियो बहुत बनाऊंगा। बड़ा, हाँ, वो बहुत बड़ा बड़ा है, मैं हाँ। सारी डिटों के बारे में बात करूंगा, हाँ। तो मैं एक सेपरेट वीडियो उसके लिए बनाऊंगा। ठीक है, तो मैजिस्ट्रेट वाली बात है। हाँ हाँ, मजिस्ट्रेट जो है अधिकार उसको जो है टाइम एक्सटेंड करेगा और उसको पुलिस कस्टडी में अगर भेज देना होगा उसको तो पुलिस कस्टडी में देगा, वरना वो जुडिशियल कस्टडी में देगा। अच्छा, जुडिशियल कस्टडी जो आपने जेल कहा था, वो जेल जुडिशियल कस्टडी है। मतलब कहने को तो जेल पुलिस हिरासत को भी कहते हैं, लेकिन वो मतलब मोर और सामान्य लेस, भाषा में बोलते हैं, मोर पर और लेस मतलब- वो एक पुलिस कस्टडी। अच्छा, मतलब जो लॉकअप में बंद होते हैं वो पुलिस कस्टडी है और जो जेल में बंद होते हैं जुडिशियल कस्टडी जी, है। जी, जी। अच्छा अच्छा, दूसरी बात एक मेरे और दिमाग में सवाल आता है कि मान लीजिए मुझे पुलिस ने पकड़ा, है ना, मैं सामान्य व्यक्ति हूँ, मैंने कुछ गुनाह नहीं किया, मतलब कोई पुलिस वाला था मेरे से खुन्नस निकालना चाहता, मुझे पकड़ लिया और उसने धर के कूट दिया मुझे, ठीक है, मेरा ऐसा नाक वक्त और तोड़ के मतलब टेढ़े वाला कर दिया और ऐसा मेरे सर पे ऐसा फाड़, वैसे फटा हुआ वैसे भी पर वैसा सर और फाड़ दिया मेरा, है ना, और मेरा मेडिकल होता है मान लीजिए, ठीक है, मतलब तो ये मेडिकल भी मतलब होता है क्या? ये भी एक अरेस्टेड पर्सन का राइट है। अच्छा, मेडिकल होना भी जी, सेक्शन 54 सेक्शन 54 सीआरपीसी का बताता है कि अरेस्टेड पर्सन का मेडिकल एग्जामिनेशन होना जरूरी है। ये भी एक तरह का राइट है आपका, अरेस्टेड पर्सन। क्या आपको ध्यान होगा उन्नाव रेप कांड हुआ था, जी। है ना, उसमें कुलदीप सिंह सेंगर जो विधायक थे मौजूदा, उनका नाम आया था, तो उसमें जो लड़की थी उसके पिता को इतना मारा था, उसका लिवर विवर फट गया था, वो मर गया था, और मैंने देखा था कि मतलब वो वहाँ मेडिकल ऑफिस में ही बैठा था, सीएमओ ऑफिस में, लोग मतलब उसे मजाक करते कह रहा है कुछ हुआ थोड़ा, अगले दिन वो मर गया वो जेल कस्टडी में। तो मतलब वो इसलिए मुझे लगता है बहुत जरूरी है ना ये कि नहीं, जरूरी है, बिल्कुल जरूरी, ये अधिकार है उस पर्सन का जिसको अरेस्ट किया गया है। हाँ। और ये डीके बसु के केस में ये गाइडलाइन के अंतर्गत आता है ये। अच्छा, कि मेडिकल उसका जांच जी, होगा। अच्छा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और क्या क्या है? उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि एक जो उसको अपने मर्जी का वकील अपॉइंट करने का अधिकार है। सबसे इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि उसको अपनी मर्जी का वकील अपॉइंट करने का अधिकार है। ठीक है, तो ये सारे अधिकार उसमें दिए हुए हैं। ठीक है। इसके अलावा मैं एक केस मेरे जहन में आ रहा है, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का 498A का केस था ना? जी जी। 498A समझाइए पहले। 498A आपको मैं समझाऊं तो एक भारतीय सिनेमा, हिंदी सिनेमा की एक फिल्म थी, दावते इश्क। दावते इश्क फिल्म में जो फिल्म की अभिनेत्री थी, लीड रोल में अभिनेत्री थी, वो चोपड़ा है जी, उसने 498A को अपना सबसे बड़ा हथियार बना करके उस फिल्म में यूज़ किया है। अच्छा, तो 498 बेसिकली ये है, मैं अब प्रोविज़न पे आता हूँ। 498 आईपीसी का है, इंडियन पीनल कोड का, जो बताता है कि क्रुएलिटी के बारे में। ठीक है, हस्बैंड, किसी भी महिला का हस्बैंड या उसके हस्बैंड के जो रिश्तेदार हैं, उसके जो रिलेटिव्स हैं, उनके द्वारा उत्पीड़न करना, टॉर्चर करना, एक तरह से वो दहेज उत्पीड़न, हाँ, दहेज उत्पीड़न वाला, उसी तरह से। तो मैं अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की बात कर रहा था। उसमें यह था कि जो अरनेश कुमार की जो वाइफ थी, उन्होंने अपने पति के बारे में, अपने पति को मतलब बताया कि आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार हमसे 8 लाख रुपए कैश, कार, एसी और टीवी सब मांग रहे हैं। ठीक है, तो अरनेश कुमार जी बोलते हैं कि अब इस बार ऐसा बोल दिया है, अब मत बोलना हमसे, वरना हम दूसरी शादी कर लेंगे। अच्छा। तो वो महिला ने FIR कर दी उनके खिलाफ 498A के तहत और डावरी प्रोहिबिशन एक्ट के सेक्शन 4 के तहत। अच्छा, ठीक है। दो सेक्शन के तहत उन्होंने FIR कर दी उनके खिलाफ। ठीक है, तो उसके बाद ये जाते हैं, मिस्टर अरनेश कुमार जाते हैं सेशन कोर्ट में बेल के लिए, एंटीसिपेटरी बेल के लिए। एंटीसिपेटरी बेल आप अरेस्ट होने से पहले, जी 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 जी, एंटीसिपेटरी बेल के लिए सेशन कोर्ट में जाते हैं, वहाँ भी रिजेक्ट हो जाती है। फिर हाई कोर्ट जाते हैं, वहाँ भी रिजेक्ट हो जाती है। अच्छा। फिर ये आर्टिकल 136 SLP के थ्रू जाते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, माफ़ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट, कोई बात नहीं, ऐसा होता है हमारे साथ बहुत होता है। फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो वहाँ उनको स्पेशली पिटीशन ग्रांट कर दी जाती है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने उस केस का ऑब्जर्वेशन किया। ठीक है, उस केस का ऑब्जर्वेशन ये किया कि हमारे भारत में जो कानून बनाया गया है, DP एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, वो कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है।
लेकिन महिलाएं उसको एज ए टूल यूज़ कर रही हैं उत्पीड़न के लिए जी। दूसरों को, हाँ। तो पता लगता है कि कोई किसी का रिश्तेदार भारत में नहीं रहता है या स्टेट में ही नहीं रहता है, उनके खिलाफ वो कभी मिलने भी नहीं आते हैं, लेकिन उनको भी नामजद करके रखा है। हाँ, इसी केस में आया था कि 92% केसेस जो 498 के होते हैं वो फॉल्स होते हैं, इसी में था कि किसी और में था? नहीं, वो किसी और वो में किसी और है। में, जी। ठीक है। तो ये जब बताते हैं हाँ। कि इनके खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व करती है हाँ। कि लगभग इतने मैटर ऐसे हुए हैं हाँ, हाँ। जो कि 7,000 में से कुछ हाँ, 700 या 800 लोगों को सजा मैटर होती है। इतना संगीन है, तो हाँ। उस पर जो है गाइडलाइन इशू करी हम्म, सुप्रीम कोर्ट ने हम्म, कि जो 498 के तहत जो अरेस्ट होंगे हाँ, वो जो नॉर्मल रूटीन वाले अरेस्ट होंगे उनसे इतर होंगे। अच्छा, ठीक है। हाँ। फिर हालांकि उसके बाद जो 7 साल तक की जिनमें सज़ा है उनमें भी वो सेम रूटीन डाल दिया गया। ठीक है। ठीक है। 7 साल या उससे कम, है ना? 7 साल मैक्सिमम तक 7 और उससे कम। हाँ 7 साल तक की सज़ा के। जैसे किसी ने अगर कोई छोटी मोटी चोरी करी है, साइकिल की चोरी की, 1-2 साल की सजा है जैसे, तो चोरी की उसमें 3 साल की सज़ा 3 साल की, हाँ। जी। तो जैसे उसमें मतलब जी, ये सारे लेकिन ये guidelines follow कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये हाँ। एक संगीन अपराध है। अच्छा, जी। ठीक ठीक। जो दूसरी गाइडलाइन है अरनेश कुमार के केस में, वो ये बताता है कि पुलिस वालों को अरेस्ट करने के समय एक चेकलिस्ट फॉलो करनी पड़ेगी। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी अच्छा। कि एक चेकलिस्ट फॉलो करनी पड़ेगी कि उन्होंने क्या अपराध किया है, किस तरह से किया है, वो एक चेकलिस्ट फॉलो करनी अच्छा, पड़ेगी। मतलब कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, नहीं नहीं, visible नहीं, है, अगर इसमें ये इसके तहत अगर गिरफ्तारी हो रही है हाँ, हाँ, तो कॉग्निजेबल ही है। अच्छा, ठीक है। ठीक, अगर उसके रिश्तेदारों द्वारा ये क्रुएल्टी की जा रही है हाँ। तो वो कॉग्निजेबल ही है। तो मतलब एक चीज मुझे थोड़ा सा और जी, बताइए कि ये जो अरनेश कुमार वाली गाइडलाइंस हैं, ये केवल 498 ए पे लगती हैं, सब पे लगती हैं? शुरुआत में हाँ। जब ये 498 पे ही लगी थी, हाँ। लेकिन फिर उसके बाद इस केस का हवाला देते हुए सब पे लागू कर दी, जो जिनमें 7 साल तक से कम तक की सजा है। ठीक है। ठीक है। तीसरी गाइडलाइन के तीसरी गाइडलाइन ये है कि पुलिस को अरेस्ट करना है सेक्शन 41 के पैरामीटर के तहत ही। अच्छा, ठीक है। और जो आपकी चौथी बताती है कि केस का जब इंस्टीट्यूशन होगा उसके 14 दिन के अंदर मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन देनी होगी। अगर अरेस्ट नहीं हुआ है तो अच्छा, अगर अरेस्ट हुआ है तो 24 घंटे 57 वाला हाँ, apply नहीं, है। अगर अरेस्ट हुआ है किसी हाँ, का, हाँ, किसी भी पर्सन का, हाँ, तब तो वो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने जाएगा ही। ठीक है। ठीक है। इसके अलावा आपका बताता है कि अगर ये गाइडलाइंस फॉलो नहीं करेंगे पुलिस वाले तो पुलिस वाले हाँ। अगर पुलिस वाले फॉलो नहीं करते हैं तो उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक तरह से माना जाएगा। अच्छा, मतलब फिर वो जेल जाएंगे। हाँ। तो पुलिस वाले इसकी एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हाँ। वो ये है कि इन्होंने सेक्शन 41A की भी बात की है। अच्छा, सेक्शन 41A ये है हाँ। कि जब किसी अपीयरेंस, हाँ किसी पर्सन को अरेस्ट करना जरूरी नहीं है, हाँ, लेकिन उसकी अपीयरेंस जरूरी है। जैसे आपने सिंघम मूवी देखी होगी, हाँ, जो सिंघम मूवी का खलनायक था हाँ, जयकांत शिकरे, जयकांत शिकरे, हाँ, तो प्रकाश राज ने वो जी किरदार, जी जी हाँ, जी, तो जयकांत शिकरे जो था उसको अजय देवगन हाँ। जो बाजीराव सिंघम बने वो हैं, साइन कराने वो साइन कराने के लिए शिवगढ़ उनके अपने गांव बुलाते हैं। हाँ, हाँ, तो उनको हाँ। 41A के तहत ही वो उस गांव में जाना होता था। अच्छा, उस गांव में मतलब उस पुलिस स्टेशन में साइन करने के लिए जाना होता था कि आप जब तक अरेस्ट करने के लिए जब तक मतलब आप साइन कर रहे हैं, आप अपनी अपीयरेंस दिखा रहे हैं, तब तो आपको अरेस्ट करने की जरूरत नहीं। जरूरत नहीं है। अच्छा, और जैसे ही वो कंप्लाई नहीं करते हैं हाँ। प्रोविजंस के साथ में, तो उनको अरेस्ट करने का अधिकार पुलिस के पास आ जाता है। ठीक। ठीक। अब मोहित भाई, एक चीज जो आपने पहले एक बात कही, हम्म। अब मैं उस पर दोबारा आता हूँ हम्म। कि जो आपने कहा था महिलाओं के अरेस्ट की बात, हाँ। वो गाइडलाइन भी मेरे ख्याल से जी। इसी में है ना? जी, जी। उसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताइए। नहीं, वो गाइडलाइन इसमें नहीं है। अच्छा, अच्छा, लेकिन मैं उस पर विस्तार पे बात करूंगा। अच्छा, ठीक है। ठीक है। उसमें गाइडलाइन में सबसे पहली चीज़ ये है कि जब किसी महिला का अरेस्ट होगा तो वो महिला पुलिस ऑफिसर के द्वारा ही होगा। ठीक है। और उसने अगर खुद से बोल दिया है कि बाय वर्ड्स और बाय एक्शन, उसने हाँ कि उसने सबमिट कर दिया है कि हम सबमिट करते हैं अपने आप को अरेस्ट करवाने के लिए, तो उसको ना पकड़ा जाएगा, ना उसको फिजिकली मतलब पकड़ा जाएगा, ना कन्फाइन किया जाएगा, ना हथकड़ी लगाई जाएगी। ठीक है। और उसको अरेस्ट जो होगा वो दिन के उजाले में होगा। अच्छा, मतलब सूर्यास्त के पहले और सूर्योदय के बाद। अच्छा, ठीक। अच्छा, ठीक है। और अगर किसी ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं जब कि उसका रात में अरेस्ट होना है, तो महिला पुलिस ऑफिसर द्वारा वहाँ की जो अधिकारिता रखते हुए मजिस्ट्रेट होगा, उसकी प्रायर परमिशन के बाद ही वो महिला पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर सकती है रात में। अच्छा, अगर ज़रूरी है तो।
अच्छा, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं कि अगर उसको रात में नहीं अरेस्ट किया भाग गया जाएंगी। तो वो रात में उसकी फ़्लाइट है दुबई की, वो भाग जाएगी, हाँ। या कहीं भी किसी विदेश में जाना चाहे। दुबई। चलिए, ठीक है। तो ये महिलाओं की बात होगी। इसके सिवा और कुछ बचता है जो मेरे से रह रहा हो, जो आपको लगता है कि बताना ज़रूरी है, तो उसके विषय में भी थोड़ा बताया जाए। महिलाओं के रिगार्डिंग हाँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब कभी भी महिला का के साथ कोई भी सेक्सुअल एक्ट होता है, जो विक्टिम होगा, हाँ, ठीक है, तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन अगर होगा हाँ, तो महिला डॉक्टर के द्वारा होगा, और उसको जो हैंडलिंग होगी वो सब वहाँ पर कंप्लीटली महिला एक ऑफिसर ही रहना वहाँ पर अनिवार्य ज़रूरी है। है जी, ठीक वहाँ है। पर ज़रूरी है। ठीक है। तो इतना सब कुछ था, और कुछ बचता है मोहित भाई इस पूरे प्रकरण में, अरेस्ट से लेके और लोगों के अधिकार तक, जिस पे हम बात कर सकते हैं, जिस पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि लाइट पड़नी चाहिए? ऐसा तो कुछ मुझे लगता नहीं कि बचा है। इसको कंक्लूड करते हैं, जी, है ना, कि मान लीजिए किसी के साथ ये सब चीज़ें होती हैं, है ना, वो इन सारे प्रकरणों से गुजरता है, तो वो क्या करे फिर वो ऐसी स्थिति में? देखिए, अगर सबसे पहली बात कि अगर किसी पुलिस वाला अगर कोई नॉर्मल पब्लिक के साथ मिसबिहेव करता है अरेस्ट को लेकर के, अगर किसी का अरेस्ट करना है उसको और वो मिसबिहेव करता है अरेस्ट के ड्यूरिंग भी, अरेस्ट के बाद भी, तो आम पब्लिक के पास भी एक अधिकार है, सही बात है। वो उसको कंप्लेंट कर सकता है उसके खिलाफ। अगर अगर कोई पुलिस वाला किसी भी आम व्यक्ति को, आम आदमी को टॉर्चर करता है, किसी तरह से मिसबिहेव करता FIR है, लिखने से ही मना कर दे कि हम FIR नहीं लिख रहे हैं, तो क्या करे वो आदमी? भाई पुलिस वाले के पास गए, आपने कहा जी FIR लिख लो, उसने कहा जी मैं नहीं लिखूंगा, अब क्या करे? तब ये तो मिसबिहेवियर ये भी है ना? जी एक तरह हाँ, का। ये मिसबिहेवियर ही है। हाँ, तो यहाँ पर वो सीधे SP के पास कंप्लेंट कर सकता है, ठीक है, चिट्ठी लिख सकता है, ठीक है। SP भी ना सुने, अब अगर- भाई मुर्सिफ भी मैं, मुजरिम भी मैं, मेरा ही डिपार्टमेंट का आदमी, मैं नहीं कर रहा उसके खिलाफ, अब हाँ, तो यहाँ पर 156(3) के तहत अच्छा, वो शिकायत कर सकता है। अच्छा, सेक्शन 156(3) हाँ, जो बताता है, जो मजिस्ट्रेट को ये पावर देता है हाँ, कि वो 190 के अंदर में संज्ञान में लेकर के अच्छा, इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे सकता है। अच्छा, और सीधे फिर कोर्ट FIR कराएगा एक तरह से, है ना? जी जी जी, चलिए। आदेश देगा उनको, हाँ, हाँ, ठीक कि है। इसमें आप करिए काम, ठीक है, FIR कराएगा, हाँ, हाँ, और उसमें जो है एक आदेश देगा, हाँ, कानूनी प्रकरण हाँ, होंगे, उसका पूरा जी निर्वहन जी करेगा। जी। ठीक है, तो ये सारी बातें थी। आप देखिए अपने इर्द गिर्द जो लोग अरेस्ट हो रहे हैं, पुलिस वाले अगर आपको उत्पीड़न कर रहे हैं, उनको समझिए। मनीष गुप्ता का, हम लखनऊ में बैठे हैं, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश में एक केस आया था मनीष गुप्ता का, गोरखपुर का केस था, सबने देखा कि कैसे एक सामान्य व्यक्ति की पुलिस वाले मार मार के निर्मम हत्या कर देते हैं। हमने तमिलनाडु में ऐसे केस देखे हैं, बेनेडिक्ट का केस था, एक बाप बेटे थे, उनको उठा के पुलिस ब्रुटैलिटी में मार दिया गया। तो ये सब इसलिए होता है ना कि आपको ज्ञान नहीं है, जब आपको अपने अधिकारों का अभी एक रिसेंट फिल्म आई थी, हाँ, जय भीम नाम की, उसमें और अच्छे से जी, उसमें पुलिस ब्रुटैलिटी का एक ऐसा चेहरा दिखाया गया है जिससे जनता मुंह छुपाती है ना? तो हम कभी पुलिस ब्रुटैलिटी पे भी बहुत विस्तृत रूप से बात करेंगे, पर ये इन विषयों पे बात करनी इसलिए ज़रूरी है ना कि आपके कभी अधिकारों को उल्लंघन हो, आपको टॉर्चर किया जा रहा है, आपको पता ही नहीं है आपके साथ क्या हो रहा है, तो आप उनका इस्तेमाल करके, इस ज्ञान का इस्तेमाल करके खुद को बचा सकें। इस सीरीज़ को देखिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हो सकता है आपको नहीं पसंद आ रही हो हम जैसी बातें कर रहे हैं, ठीक है, तो इसे खोल के इसका एनालिटिक्स मत ख़राब करिए। आपको लगता है अगर किसी और व्यक्ति के लिए बातें ज़रूरी हैं तो उसको ये शेयर करिए, ताकि वो ये देखे, उससे सीखे, है ना? जब आप इसको थोड़ा सा देख के, इसकी एंटरटेनमेंट वैल्यू को समझ के आप सोचते हैं कि इसमें मज़ा आएगा थोड़ा ऐसा, है ना, तो ये ज्ञान की बातें हैं, हो सकता है मज़ा ना आए आपको। कच्चा बादाम पे लोग कूले मटकाते ज़्यादा अच्छे लगे, तो आपको वो वीडियो अच्छे लग सकते हैं, वो आपका अधिकार है। पर अगर ये वीडियोज़ हैं जो थोड़ा ज्ञान बढ़ाते हैं, थोड़ी चेतना बढ़ाते हैं, थोड़ा आपको लीगल अवेयरनेस के बारे में बताते हैं, आपके अधिकारों के बारे में बताते हैं, तो उन लोगों को भेजिए जिसको इसकी ज़रूरत है। और हर बार मेरी प्रोड्यूसर की और मेरे जो साथ कैमरा पर्सन आते हैं उनकी शिकायत रहती है कि जो CTA होता है एंड में, मैं वो नहीं कहता कि लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट वमेंट कर दीजिए, तो जितना भी लबड़ सबड़ होता है यूट्यूब का वो कर दीजिएगा, है ना? रीति रिवाज पूरे, हाँ, रीति रिवाज जितने हैं वो पूरे कर दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में हमारी आलोचना हमें बताइए, क्योंकि एक कहावत है कि आपकी तारीफ़ जो है वो आपका दिन बनाता है, पर आपकी आलोचना आपका जीवन बनाता है। तो हमारा जीवन बनाइए, हम क्या गलत कर रहे हैं, हमें क्या और अच्छा करना चाहिए, हम इस कार्यक्रम को कैसे, हाँ, जो भी आपके सुझाव हैं वो हमें बताइए कि हम कौन से टॉपिक्स पे और काम कर सकते हैं। मैं मोहित हूँ, ये भी मोहित हैं, ये टिप्पा है। नमस्कार।